हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है हमारे एफडी क्लासेस में। चलिए आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचायक छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक है ना, प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, ठीक है। तो हम जो एमसीक्यू करा रहे हैं वो विज्ञान से है। ठीक है, विज्ञान से बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, देखेंगे तीनों सब्जेक्ट के एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, विज्ञान में है ना। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान में बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान में बायोलॉजी क्या क्या है। बायोलॉजी में है जैसे जूलॉजी हो गया, है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पतिक विज्ञान। तो दोनों का एक साथ देखेंगे। बॉटनी, ठीक है, एक जूलॉजी हो गया, एक बॉटनी हो गया, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, चलिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए विज्ञान से 60 अंक, टोटल 60 अंक का है। ठीक है, जिसमें 60 प्रश्न, कुल 60 प्रश्न हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जो है कितना आनी है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के लिए। चलिए ये सब याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, है ना, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया, ऑप्शन बी है डेंगू ज्वर, ऑप्शन सी है पीत ज्वर, ऑप्शन डी में क्या दिया है, यह सभी। तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, यह याद रखेंगे, मच्छर द्वारा कौन कौन से रोग फैल सकता है। ठीक है, तो मलेरिया, मलेरिया भी एक मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है। ठीक है, डेंगू ज्वर ये भी मच्छर के काटने से ही होने वाला बीमारी है, और पित्त ज्वर भी मच्छर के काटने से ही होने वाला बीमारी है। मलेरिया जो है एक मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा ठीक है, मादा एनाफिलीज है ना। मादा एनाफिलीज, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मलेरिया किसके कारण, तो ये याद रखेंगे, मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, अब है दूसरा डेंगू ज्वर, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू एडिज एजिप्टी, एडिज एडिज एजिप्टी, ठीक है, ये भी एक मच्छर का नाम है जिसके काटने से डेंगू ज्वर होता है। और पीत ज्वर भी एडिज एजिप्टी के ही प्रजाति के मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, तो ये तीनों हैं, तो इसमें से सभी, मतलब यह सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़े अंग का नाम पूछा गया है, याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए फेफड़ा, बी वृक्क, ठीक है, और सी क्या है, यकृत, त्वचा, ठीक, डी त्वचा, है ना, स्किन, स्किन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यकृत मतलब लीवर, ठीक है, और वृक्क मतलब किडनी, और लंग्स मतलब, ठीक, फेफड़ा। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है,
ठीक है, बताएंगे कौन सा है, ऑप्शन डी त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग है, ठीक है, क्योंकि यह कई रोगाणुओं से होने वाली जो बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, या बाहरी रूप से हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है, और ताप क्रम को नियंत्रित करती है, और ठंडी गर्मी की संवेदनाओं की अनुमति देती है, ठीक है। चलिए ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, एंटीजन के साथ खाली स्थान प्रतिक्रिया करता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन के साथ, ठीक है, एंटीजन के साथ खाली स्थान, ठीक है, एंटीजन के साथ खाली स्थान प्रतिक्रिया करता है, याद रखेंगे, एंटीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी हार्मोन, या ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो एंटीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया करता है, हाँ, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी, ठीक है, याद रखेंगे, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। एंटीजन के साथ खाली स्थान प्रतिक्रिया करता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी तो क्या प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, एंटीबॉडी, याद रखेंगे, है ना। और इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, या विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पता करने के लिए, ठीक है, इसकी रासायनिक क्रिया का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिफिलिस, है ना, जैसे कि एक होता है सिफिलिस, ठीक है, याद रखेंगे, सिफिलिस एक रोग का नाम है, ठीक है, और इसी एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन जो है, ठीक है, इसी के थ्रू VDRL टेस्ट होता है, सिफिलिस टेस्ट के लिए VDRL ठीक है, ये टेस्ट का नाम है, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन से ही ये VDRL टेस्ट क्यों किया जाता है, सिफिलिस रोग को पता करने के लिए, ठीक है। और एक होता है HIV, है ना, HIV, ठीक है, ये रिट्रोवायरस का एक समूह है, HIV सदस्य है, सॉरी, ठीक है। और HIV को जानने के लिए एलाइसा या एलाइसा बोल सकते हैं, एलाइसा टेस्ट किया जाता है, याद रखेंगे, HIV टेस्ट के लिए एलाइसा, HIV टेस्ट क्या है, HIV मतलब एड्स जिसके कारण एड्स होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक। HIV एलाइसा टेस्ट, HIV के लिए एलाइसा टेस्ट, और सिफिलिस के लिए ये एग्जाम्पल हो गया, किसके एग्जाम्पल है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सेरिब्रम के लिए निम्न कथन सही है, यहाँ मस्तिष्क का एक भाग होता है, मस्तिष्क का ही एक पार्ट होता है सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम के बारे में जानना है, तो ऑप्शन ए दिया है, क्या ऑप्शन दिया है कि यह मनुष्य की योग्यता, मनन एवं चिंतन शक्ति, स्मृति, बुद्धिमत्ता आदि का केंद्र है, ठीक है। दूसरा में क्या दिया है, यह इच्छाओं, भावनाओं और वाणी पर नियंत्रण रखता है, और तीसरा में दिया है यह प्रतिवर्ती क्रियाएं, हंसने रोने पर भी नियंत्रित रखता है, ठीक है। तो इसको जानना है, ठीक है, क्योंकि यह सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, सेरिब्रम का कार्य ही होता है कि मनन, योग्यता, मनन, चिंतन शक्ति, स्मृति, बुद्धिमत्ता, ठीक है, पहला हो गया, और इच्छाओं, भावनाओं, वाणी पर नियंत्रण, ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं, हंसने रोने पर भी नियंत्रित रखती है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम का कार्य हो गया। ऑप्शन डी में क्या दिया है, उपरोक्त सभी, तो ये तीनों सही हैं, ठीक है, सेरिब्रम का ही कार्य है। तो याद रखेंगे, सेरिब्रम का कार्य है कि यह मनन, चिंतन, योग्यता, शक्ति, स्मृति, बुद्धिमत्ता आदि पर नियंत्रण रखता है, और साथ ही साथ इच्छाओं, भावनाओं और वाणी पर भी नियंत्रण रखता है, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं, हंसने रोने पर भी नियंत्रित रखती है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गया, सही है। तो ऑप्शन डी क्या है, सही, उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखेंगे, सेरिब्रम का कार्य है कभी कभी
एक कार्य को पूछ दिया जाता है, यहाँ तो तीनों कार्य है तो तीनों को याद रखेंगे तो कहीं न कहीं आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या है, यह अग्र मस्तिष्क का बाहरी स्तर होता है। ठीक है, इसकी मोटाई 1.5 से 4 mm तक होता है। ये भी याद रखेंगे, सेरिब्रम की मोटाई कितनी होती है, 1.5 से 4 mm तक होती है। ठीक है, और यह जो है 10 से 14 अरब तंत्रिकाओं का बना होता है, ये भी याद रखेंगे, 10 से 14 है ना, 10 से 14 क्या है, तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक है, तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या बताना है। खोपड़ी मतलब, ठीक है, ये याद रखना है, खोपड़ी को और क्या कहा जाता है, खोपड़ी को करोटी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, खोपड़ी, करोटी, स्कल एक ही मतलब है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पूछा है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी क्या है 32। ठीक है, तो मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ठीक है, 29 29 है ना। मनुष्य की खोपड़ी या स्कल या करोटी में अस्थियों की संख्या 33 होती है। कैसे कैसे होता है, देखिए, क्रेनियम, क्रेनियम है ना, और एक होता है फेशियल बोन, फेशियल बोन, क्रेनियम बोन, और एक होता है कान की हड्डी। ठीक है, मतलब कर्ण अस्थियां जिसको बोलते हैं ईयर बोन, और एक होता है हाइड। ठीक है, हाइड। सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, तभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, क्रेनियम, क्रेनियम बोन कितना होता है मस्तिष्क में, ठीक है, खोपड़ी में, स्कल में कितना होता है 8। ठीक है, फेशियल बोन 14 और ईयर बोन कितना होता है, तो 2 कान है तो दोनों कान की हड्डी यहाँ बताना है तो 6। ठीक है, और हाइट बोन कितना है, हाइट बोन है 1। ठीक है, तो हुआ कितना, ठीक है 29 है ना। तो क्रेनियम हो गया, फेशियल बोन हो गया, ईयर बोन हो गया, हाइड हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, स्कल, करोटी या खोपड़ी के अंतर्गत। ठीक है, तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या जो है 29 होता है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। अब हाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाइट क्या, हाइट का कार्य क्या है, हाइट का कार्य है अस्थि जीव्या। ठीक है, हमारी जीभ है और अस्थि है, अस्थि मतलब बोन। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है, हड्डी, हस्ती, बोन एक ही मतलब है। ठीक है, तो हाइड हस्ती एवं जीव्या को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, और खोपड़ी के निचले जबड़े एवं दांतों को जोड़ने का स्थान प्रदान करता है। ठीक है, दांतों को जोड़ने का स्थान क्या करता है, प्रदान करता है। और क्रेनियम क्या है, क्रेनियम मनुष्य की मस्तिष्क के लिए एक सुरक्षा का आवरण होता है या सुरक्षा के आवरण की तरह कार्य करता है। ठीक है, या मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क को, ठीक है, ठीक, पूरे मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अस्थि का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, सभी को पता है अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है ना, अस्थि विज्ञान। ठीक है, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थि मतलब बोन, हड्डी। ठीक है, अस्थि का अध्ययन पूछा है, ऑप्शन ए दिया है मायोलॉजी, ऑप्शन बी क्या दिया है ऑर्थोलॉजी, और ऑप्शन सी क्या दिया है केनियोलॉजी, और ऑप्शन डी क्या दिया है ओस्टियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ अस्थि का अध्ययन बताना है, अस्थि का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। ठीक है, तो अस्थि विज्ञान को विज्ञान की टर्म्स में और क्या कहा जाता है, देखिए,
ओस्टियोलॉजी, है ना, केनियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या मायोलॉजी। तो मायोलॉजी क्या है? मायोलॉजी मतलब मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, मतलब पेशी का अध्ययन, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, पेशी का अध्ययन, है ना, पेशियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी कहा जाता है। आर्थोलॉजी का मतलब जोड़ों का अध्ययन, ये भी याद रखेंगे, जोड़ों का अध्ययन, है ना, जोड़ों का अध्ययन हो गया। केनियोलॉजी मतलब क्या समझे? केनियोलॉजी मतलब स्कल का अध्ययन, स्कल मतलब, ठीक है, स्कल या करोटी, ठीक है, करोटी, है ना, करोटी मतलब खोपड़ी, खोपड़ी का अध्ययन, ठीक है। ओस्टियोलॉजी का मतलब क्या है? ओस्टियोलॉजी का मतलब है अस्थि विज्ञान, मतलब अस्थि का अध्ययन, ठीक है, अस्थियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान के अंतर्गत या ओस्टियो ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसी को अस्थि विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है, यही है अस्थि विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में कुछ चीज़ें समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए याद रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन क्या आएगा? अस्थियों का विज्ञान क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। और ये भी याद रखेंगे। और बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी पूछा जाता है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। बालों का अध्ययन, ठीक है, बालों का अध्ययन करने वाले शाखा का नाम बताइए। तो बालों का अध्ययन ट्रायोलॉजी, याद रखेंगे, ट्रायोलॉजी, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये याद रखेंगे, कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो देखिए, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ऑप्शन सी क्या दिया है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन स्रावित होता है। तो मुख्यतः रूप से, मतलब प्राय रूप से क्या है कि कार्पस ल्यूटियम से अगर यहाँ जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है, यहाँ अगर ये चीज नहीं दिया रहता, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो ऑप्शन क्या आता? ऑप्शन आता प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ऑप्शन क्या आया रहता? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ऑप्शन बी में क्या दिया है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन को यहाँ सम्मिलित किया है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से दोनों हार्मोन का स्रावण होता है। चलिए, कार्पस ल्यूटियम से दोनों हार्मोन का स्रावण होता है, लेकिन प्राय रूप से अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, प्राय रूप से क्या है? प्रमुख रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही स्रावण होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? दोनों हार्मोन से स्रावित होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन से भी और प्रोजेस्टेरॉन से भी। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यह जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रमुख रूप से स्रावण करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ठीक है। अब क्या है? मासिक चक्र, ठीक है, मासिक धर्म चक्र के दौरान 14 दिन के बाद टूटे हुए ग्राफियन फॉलिकल को पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। याद रखेंगे, कार्पस ल्यूटियम के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, ल्यूटियम कहा जाता है, याद है। और जब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, ठीक है, जब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फीमेल में ही फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है, तो पित्तपिंड जो है ना, पित्तपिंड 9 महीने तक क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, मतलब 9 महीने तक क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, वहां से कोई भी प्रकार के हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। चलिए, और गर्भावस्था के अनुपस्थिति में, अगर गर्भावस्था के अनुपस्थिति में या प्रेगनेंसी के अब्सेंट में यह क्या होता है? पित्तपिंड बनने के 14 दिन के बाद, पित्तपिंड बनने के 14 दिन के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और इसी नष्ट पित्तपिंड को क्या कहा जाता है? कार्पस अम्बिकस। ये भी पूछा गया है प्रश्नों में, याद रखेंगे, कार्पस अम्बिकस, कार्पस, ठीक है।
कार्पस अम्बिकस, ठीक है। कार्पस अम्बिकस क्या है? तो कार्पस अम्बिकस है गर्भावस्था की अनुपस्थिति में यह पिंड बनने के 14 दिन के बाद, है ना, पूरी तरीका से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसी नष्ट पिंड को क्या कहा जाता है? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, सॉरी कार्पस अम्बिकस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे और अच्छे से डिटेल करेंगे, ठीक है। अभी तो एमसीक्यू के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट भी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है? नाम भी स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। जैसे कि पता है कि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी, सभी प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या है? नियंत्रण करता है, या नियंत्रण में रख के, सॉरी नियंत्रण करता है। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में। जैसे कि पीयूष ग्रंथि थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। ऐसे प्रमुख रूप से अंतःस्रावी हार्मोन का स्रावन करता है, सॉरी नियंत्रण करता है। तभी क्या है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? पीयूष ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि थायराइड ग्रंथि, ठीक है, क्या दूसरा नाम, मतलब इसी को थायराइड ग्रंथि को स्वभाव ग्रंथि, ठीक है। आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को स्वभाव ग्रंथि कहा जाता है, ये भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करता है? नियंत्रण रखता है या नियंत्रण करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान में अस्थियों का सही क्रम बताना है, ठीक है। कान में अस्थियों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए इनकस, मेलियस, स्टेपिस, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ऑप्शन सी क्या है? स्टेपिस, इनकस, मेलियस। और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कान में अस्थियों की संख्या। जैसे कि पता है कि सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? कान में, है ना, कान में, ठीक है। इसको कर्ण भी बोल सकते हैं, नाम में बिल्कुल भी शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कान कर्ण एक ही मतलब है। में बताना है क्या? अस्थियों के सही क्रम। तो जैसे कि पता है सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस, है ना, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। लेकिन कान का बताना है तो कान में क्रम कैसे रहता है बता, ठीक है। मेलियस, 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 इनकस और स्टेपिस, ठीक है। ये क्रम, ये सही क्रम है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, ये भी याद रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम पता रहना चाहिए, है ना। कान में अस्थियों का सही क्रम क्या है? कान में अस्थियों का सही क्रम है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये सही क्रम है, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कान में 3 हड्डी पाया जाता है। क्या क्या? मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। और यहाँ अस्थियों का सही क्रम बताना है तो ये भी याद रखेंगे कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, ठीक है। यहाँ भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी क्या है? अमाशय से, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? मुख से। तो कहाँ होता है भोजन का पाचन प्रारंभ? मुख से, ठीक है। मुख से होता है क्योंकि मुख में, ठीक है, मुख में जो एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है? एंजाइम, है ना, जो क्या करता है भोजन में, भोजन के जो शर्करा है उसे, भोजन के जो शर्करा है उसे, सॉरी भोजन के जो स्टार्च है ना, स्टार्च है, इसे क्या करता है? शर्करा के रूप में,
शर्करा के रूप में बदलने का काम कौन करता है? जो मुख में पाए जाने वाले जो एंजाइम है, जैसे कि टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, इस टाइप से जो हार्मोन पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य के सॉरी जो मुख में जो लार पाई जाती है, इसमें जो एंजाइम होता है, ठीक है, लार में जो एंजाइम है, ठीक, तो उसी जाइम का क्या काम है? जाइम का काम है कि भोजन को छोटे रूप में, मतलब उसको भोजन का जो लुगदी है, मतलब ये स्टार्च को क्या करता है? शर्करा के रूप में बदल देता है, ठीक है। तो ये काम है पहला। भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, क्योंकि यहीं से भोजन का पाचना चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लार पाया जाता है वो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन ऑप्शन बी क्या है? ट्रिप्सिन, ठीक है, और ऑप्शन सी क्या है? कीमोट्रिप्सिन, ऑप्शन डी क्या है? टाइलिन, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाया जाता है करके पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे, श्रावण, पाया जाना, स्थित होना, ये सभी में अंतर है। तो यहाँ पूछा गया है एंजाइम लार में, ठीक है, कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, तो लार में मुख्यतः टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है, तो ये ऑप्शन डी में दिया है टाइलिन, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एंजाइम पाया जाता है निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो टाइलिन, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम है ना, ये पेप्सिन जो एंजाइम है कहाँ पाया जाता है? पेट में स्रावित होता है। श्रावण पूछा है ना, ठीक है, सॉरी, श्रावण, पेप्सिन का श्रावण कहाँ होता है? पेट में होता है, और यह कहाँ स्थित होता है? गैस्ट्रिक ग्रंथियों में, ठीक है। और ट्रिप्सिन का छोटी आंत में श्रावण होता है, और यह कहाँ स्थिर होता है? अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय में, ठीक है। ट्रिप्सिन का, ठीक है, ट्रिप्सिन स्थायी मतलब स्थित होता है अग्नाशय में, और श्रावण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का श्रावण होता है छोटी आंत में। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे हार्मोन वाले चैप्टर में भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां है, मनुष्य का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो मनुष्य का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी क्या है? थायराइड, और ऑप्शन डी क्या है? इन्हीं में से कोई नहीं। तो यहाँ क्या बताना है? यहाँ सिर्फ बताना है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, कौन से हार्मोन में होता है, सॉरी कौन से ग्लैंड में होता है, कौन से ग्रंथि में होता है। यहाँ ग्रंथि का नाम दिया गया है ऑप्शन में, तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो शरीर का जो तापक्रम है, ठीक है, तो हर एक जितने भी ग्रंथि है सभी का कार्य पहले जान सभी का कार्य पता होना चाहिए, ठीक है, सभी का कार्य क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, तभी हम ये सब चीज बता सकते हैं। शरीर का तापक्रम पूछा गया, तो हाइपोथैलेमस ऐसा ग्रंथि है जो पूरे शरीर का तापक्रम पर नियंत्रित करता है कई हार्मोनों के माध्यम से, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, ठीक है, ग्रंथि है ना, यह मानव शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करके रखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न कई ऐसे महत्वपूर्ण हार्मोन का श्रावण होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। चलिए, ठीक है, यह मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी के क्या है? ग्रंथि के पास स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होता है हाइपोथैलेमस? पिट्यूटरी ग्रंथि के पास स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताना है, ठीक है, तो इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताना है। तो क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, और यह कहाँ पाया जाता है? कान में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। यहीं पर सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो फीमर है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है। तो यहाँ छोटी हड्डी स्टेपिस हो गया, बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, ठीक है, जो हमारे पैरों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है, सबको पता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी क्या है? लार ग्रंथि, और ऑप्शन डी है थायराइड, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ठीक है, यकृत, है ना, यकृत मतलब लीवर, ठीक है, यकृत एक ग्रंथि है ना।
तो यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बताना है, ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, मतलब स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है ये बताना है ना। ऑप्शन ए 110/120, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 80/120। ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी में है 120/80 और ऑप्शन डी क्या है 120/90। तो ये पता रहना चाहिए, ठीक है, कि मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 याद रखना है, ठीक है। ये भी याद रखना है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड प्रेशर पूछा गया है। ये 120 क्या है, ये 120 है जो सिस्टोलिक को डिनोट करता है, और एक 80 क्या है डायस्टोलिक को डिनोट करता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ मनुष्य का रक्तचाप पूछा गया है, मतलब ब्लड प्रेशर एक ही मतलब होता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र का क्या नाम है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न में, ठीक है। तो क्या है, ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन का नाम क्या है, या यंत्र बोल सकते हैं, यंत्र का क्या नाम है, स्फेग्नोमीटर, ठीक है। स्फेग्नोमीटर ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछते हैं प्रश्नों में, ठीक है, स्फेग्नोमीटर, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मछलियां किस अंग से सांस लेता है। तो श्वसन अंग का नाम बताना है, किस अंग से सांस लेता है। ऑप्शन ए नाक से, ऑप्शन बी त्वचा से, ऑप्शन सी गिल से, ऑप्शन डी क्या है मुंह से, ठीक है। तो इसमें समझने या समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सांस से श्वसन अंग का नाम बताना है, तो मछलियों का श्वसन अंग क्या है, गिल है, ठीक है। तो मछलियां जो है गिल, ठीक है, गिल के द्वारा या गिल से सांस लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है गिल से मछलियों की, ठीक है। सभी जंतुओं के बारे में चर्चा किए थे पिछले सेशन में, है ना। तो अभी मछलियों का ये बारे में ही पूछा गया है, तो ये गिल है। चलिए ऑप्शन सी सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रावण कहाँ होता है, ठीक है। पित्त का स्रावण कहाँ होता है, ठीक है। पित्त का स्रावण, पित्त क्या है, एक रस है, ठीक है। जो पित्त क्या है, एक रस है ना। पित्त के स्रावण कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी पित्ताशय, और ऑप्शन डी क्या है यकृत। तो चारों में से बताना है कि पित्त के स्रावण कहाँ होता है। तो पित्त के स्रावण कहाँ होता है, ठीक है, हृदय में होता है या अमाशय में या पित्ताशय में या यकृत, किस में होता है, यकृत में, ठीक है। यकृत क्या है, यकृत एक ग्रंथि है ना। यकृत ग्रंथि है, मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि का क्या नाम है, यकृत है, ठीक है। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो पित्त का स्रावण होता है यकृत में, लेकिन जमा कहाँ रहता है, स्थिर कहाँ रहता है, पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है, स्थिर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में स्थिर होता है। और यकृत में क्या होता है, श्रावण, यकृत में श्रावण होता है पित्त का, पित्त रस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, या दूध का दही में बनना, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वायरस से, ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी क्या है बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ से, या ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ बताना है दूध का खट्टा होना,
दूध का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो किसके कारण संभव होता है? एक बैक्टीरिया के कारण, है ना। याद रखेंगे, बैक्टीरिया के कारण दूध से दही का बनना या दूध का खट्टा होना एक बैक्टीरिया के कारण है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैक्टीरिया का नाम है, ये भी याद रखेंगे, कई बार नाम ही पूछ देते हैं कि जिस बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में बदला जाता है, या दूध से दही, दूध का खट्टापना जो है या खट्टा होना, ठीक है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। इसी बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है या दूध का दही में बदलना इसी बैक्टीरिया के कारण ही संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा घात रोग होता है ना, ठीक है। कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा घात रोग होता है या घात रोग उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए दिया है हैजा, ऑप्शन बी पेचिस, और ऑप्शन सी क्या है? टाइफाइड, और ऑप्शन डी क्या है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा जो घात रोग होता है उसे क्या है? उसे क्या कहा जाता है? सबको पता है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, ठीक है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, ठीक है, रेबीज, है ना। तो ऑप्शन में दिया है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, इसका मतलब रेबीज ही होता है, ठीक है, ठीक है, रेबीज बोल सकते हैं, ठीक है, रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया या लीसा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, लीसा, ठीक है, लीसा, है ना, कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तीव्र सामान्य रूप से घातक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर घरेलू कुत्ते और जंगली मांसाहारी, है ना, मांसाहारी जानवरों के काटने से फैलती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया आमतौर पर उग्र रेबीज, मतलब जो कुत्ते जो पागल हो जाते हैं या जो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे रहते हैं, है ना, तो ऐसे पालतू जानवर या ऐसे, ठीक है, ऐसे जानवर के द्वारा काटे जाते हैं, ठीक है, काटने पर ही यह जो है रेबीज जो है, ठीक है, 80% रेबीज संक्रमित लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो उग्र मतलब जो पागल कुत्ते होते हैं, ठीक है, उसी के द्वारा उग्र रेबीज से जुड़ा होता है ना। तो 80% रेबीज संक्रमित किससे होता है? तो उग्र रेबीज वाले, ठीक है, उग्र रेबीज से ही होता है, क्योंकि ठीक है। और ये नाम याद रखना है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या बताना है। यहाँ मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, और ऑप्शन सी 14 जोड़ी, और ऑप्शन डी क्या है? 11 जोड़ी। तो बताना है मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, ठीक है। मनुष्य की पसलियों की संख्या 24 होती है, लेकिन यहाँ जोड़ियों में पूछा गया है, तो ठीक है 12 जोड़ी, है ना। मनुष्य की पसलियों में लेफ्ट और राइट दोनों मिला के क्या हो गया? 12 जोड़ी पसलियां होती है, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्क का वजन होता है, वृक्क का वजन कितना होता है? तो ये भी याद रखेंगे, वृक्क का वजन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है? 130 ग्राम दिया है, ऑप्शन बी 160 ग्राम, ऑप्शन सी 185 ग्राम, और ऑप्शन डी क्या है? 150 ग्राम। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। याद रखेंगे वृक्क का वजन कितना होता है? 150, ठीक है, 150, ठीक है। वृक्क मतलब किडनी, है ना, किडनी का वजन पूछा गया है। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 ग्राम। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है 1350 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है, क्या होती है? इंसुलिन की कमी से
ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी क्या है टीबी और ऑप्शन सी क्या है डायबिटीज। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, है ना, सभी को पता है। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। ठीक है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है ना, जो क्या है पेनक्रियाज में स्रावित होता है और इसकी कमी हो जाने पर मधुमेह या डायबिटीज होता है। ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी सही है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, इसी, ठीक है, मधुमेह, मधुमेह। ठीक है, जब शरीर में पेनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मतलब इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग या बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है क्योंकि यह हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाती है इसकी कमी हो जाने पर, जिसके कारण यह रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे भी चर्चा करेंगे इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ठीक है, आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी क्या है कार्निया और ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है कार्निया और ऑप्शन डी क्या है प्यूपिल, है ना। तो इसमें से बताना है कि कौन से वो भाग है जिसके नष्ट होने पर आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो कौन सा वह भाग है जिसके नष्ट होने पर आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है? ठीक है, ठीक है, तो आइरिस, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइरिस पुतली के चारों ओर पिगमेंट ऊतक का छल्ला होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो रंग होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे रंग में भिन्न होता है, मतलब सभी के जो जो आँख का जो कलर डिफरेंट होता है इसी में कलर चेंजेस रहता है। ठीक है, आइरिस आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित, है ना, प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आँख के मतलब आइरिस के नष्ट हो जाने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। ठीक है, या इसमें प्रकाश की कमी हो जाने पर आंखों की रोशनी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आइरिस है ना, ठीक है, ठीक है, इसी की, ठीक है, इसमें प्रकाश की कमी हो जाने पर आंख की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी क्या है? आरबीसी एक ब्लड सेल का टाइप्स है। ठीक है, ठीक है, आरबीसी ब्लड सेल का टाइप्स है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, जिसमें से आरबीसी का निर्माण पूछा है। तो कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? हृदय में होता है या लाल अस्थि मज्जा में होता है या लसिका में होता है या पित्त अस्थि मज्जा में होता है? तो कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। याद रखेंगे लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसको अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, है ना, ठीक है, तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और इसका ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जीवन काल होता है 120 दिन, है ना, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम ऑप्शन ए स्कार्बिक एसिड, ऑप्शन बी साइनोकोबालामिन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन, ठीक है, जितने भी विटामिन हैं सबका सबका रासायनिक नाम पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ विटामिन डी का नाम पूछा है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है ना। रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ठीक है, और साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 का
ठीक है। तो यहाँ पूछा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो वैसा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे स्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी है ना, और साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी का मुख्य कार्य बताना है ना। किडनी का मुख्य कार्य है क्या है, ऑप्शन ए रक्त दाब का नियंत्रण करना, या शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, या शरीर के तापमान का नियंत्रण, या पाचन क्रिया में सहयोग। तो किडनी का क्या कार्य है, किडनी का कार्य हम पढ़े थे कि किडनी का कार्य क्या है, किडनी का कार्य रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, रक्त को शुद्ध करना। तो ऑप्शन पहला क्या दिया है, रक्त का नियंत्रण। ऑप्शन दूसरा में क्या दिया है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ऑप्शन सी शरीर के तापमान का नियंत्रण। और ऑप्शन डी क्या है, पाचन क्रिया में सहयोग। तो क्या आएगा, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य है ब्लड को शुद्ध करना, खून को साफ करना। ठीक है, तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ खून में, ठीक है, खून अगर हमारा, ठीक है, एक अशुद्ध है, अशुद्ध खून है, तो उसे साफ करने का काम कहाँ होता है, किडनी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, किडनी में होता है। ठीक है, तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन ये मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है। क्योंकि पूरे शरीर में देखा जाए तो पूरे शरीर में खून कहाँ साफ होता है, या रक्त कहाँ प्यूरिफाइड रहता है, तो किडनी में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, शुद्ध रक्त कहाँ होता है या कहाँ पाया जाता है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में कहाँ होता है, तो वृक्क में। वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए स्कर्वी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, रिकेट्स, ऑप्शन सी है पोलियो, और ऑप्शन डी में क्या दिया है, ग्वाइटर। ठीक है, तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, है ना। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ठीक है, घेंगा रोग, इसी को ग्वाइटर भी कहा जाता है। ठीक है, A B C और ये डी। ठीक है, तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग। और विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और स्कर्वी क्या है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर या घेंगा रोग। ठीक है, घेंगा रोग क्या है, जिसमें गला फूल जाता है, याद रखेंगे, है ना। यह शरीर में आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, और यह रोग कहाँ होता है, यह रोग बहुधा रूप से उन क्षेत्रों में होता है, या उन क्षेत्रों के लोगों में होता है जहाँ के पानी में क्या है, आयोडीन की कमी होती है, या आयोडीन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुक या वर्टिब्रेट्स दंड में हड्डियों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, वर्टिब्रेट कशेरुक दंड जो है, ठीक है, वर्टिब्रेट सभी को याद रहना चाहिए, हड्डियों में ठीक है, हड्डियों की कुल संख्या बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 66, और ऑप्शन बी में क्या दिया है 52, ऑप्शन सी है 29, और ऑप्शन डी क्या है 33। तो यहाँ बताना है कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या, तो कितना होता है 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कशेरुक दंड क्या है, कशेरुक दंड मेरु रज्जु की रक्षा करता है। ठीक है, कशेरुक दंड का कार्य क्या है, मेरु रज्जु की रक्षा करने, या स्पाइनल कार्ड का क्या है, ठीक है, रक्षा करता है, और सिर का आधार बनाता है। मतलब सिर का आधार क्या है, कशेरुक दंड या वर्टिब्रेट्स जो पसलियों तथा पीठ की पेशियों, ठीक है, के संधि स्थल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखे हैं मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो मानव शरीर में रक्त का शुद्ध होना या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होना,
ठीक है, ये किडनी का ही कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है हृदय, ऑप्शन बी में क्या दिया है फेफड़ा, ऑप्शन सी में दिया है वृक्क और ऑप्शन डी में क्या दिया है धमनी। ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है वृक्क में, मतलब किडनी में। ठीक है, किडनी में मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होना। ठीक है, और या ये बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कहाँ होता है तो किडनी में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है सही है। ठीक है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण या छानने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है वृक्क में होती है या किडनी में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, तो पता रहना चाहिए कि किस रक्त समूह को सर्वदाता या किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहना है कि 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है, ए रक्त समूह, ठीक है, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह या ए बी रक्त समूह या डी में क्या है ओ रक्त समूह। तो किस रक्त का समूह सर्वदाता है ना, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा गया यूनिवर्सल डोनर